हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे 12th फिजिक्स यानी एनुअल एग्जाम जो है आपका वार्षिक, उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। सो आपको यहाँ पे जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। सबसे पहले आप तो ये कर लीजिए कि वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितना भी आपके पास ग्रुप है सभी ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी लोग इस जो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा और इनडायरेक्ट तो श्योर डेफिनेटली आएगा ही, तो वो सब सभी इस क्वेश्चन को देख सकें। तो सबसे पहले आप इसे शेयर कर दीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट जो आपका कल एग्जाम है उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उस सभी क्वेश्चन के बारे में आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे। और अभी हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आपको सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करके हो जाना है। एटलीस्ट कम से कम एक बार आप एग्जाम में जाने से एग्जाम में यानी एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको एक बार ज़रूर देखना है, ताकि जितना भी अभी हम कॉन्सेप्ट बताए फिर तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी हम यहाँ पे पॉइंट बताएंगे सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद करके जाना है। और देखिए यहाँ पे ये लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में आइए यहाँ पे आपको हम बताते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको करना है जिससे आप अपने एग्जाम में 70 में 70 को यानी यहाँ पे 70 क्वेश्चन है टोटल ऑब्जेक्टिव, तो 70 में से आपको 35 ही बनाना है। तो 35 आउट ऑफ 35 आप कैसे लाइएगा, उसके लिए कौन कौन से ऐसे मतलब क्या तरीका अपनाना चाहिए, उस सारे चीज़ के बारे में आगे हम बताइए। आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है। और हाँ, यदि आप इंग्लिश मीडियम से या तो फिर हिंदी मीडियम से उसके लिए कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप इंग्लिश मीडियम से हो तब भी देख सकते हैं या हिंदी मीडियम से है आप फिर भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है दी ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब कि ये हो गया जो ऐसा ये जो लेंस होता है उसकी क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर तो हम यहाँ पे याद कर लीजिए। अब देखिए डायोप्टर के अलावा यहाँ पे याद ये रखना है कि जो इसका ऐसा मात्रक ये डायोप्टर होता है और इसको हम मापते किस में है, तो इसको मीटर में मापते हैं। ये भी आप याद रखिए, इसको मीटर में मापते हैं। और इसका आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो वह बदल जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 2 हो गया। अब इसमें से क्या होता है कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल लें, जब 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें से हम रिमूव कर देते हैं तब ये किस में बदल जाता है वो आपको बताना है। तब ये किस में बदल जाता है, अल्फा पार्टिकल में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी, अल्फा पार्टिकल्स हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के 2 समस्थानिक के नाभिक में अवश्य है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आइसोटॉप्स है, तो आइसोटॉप्स के जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वो आप यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगी। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा और आप लोग इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि आइसोटॉप्स है, तो आइसोटॉप्स में पूछा है तो इसका जो यहाँ पे होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ पे ये ऑप्शन ए में क्या दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या समान, ऑप्शन बी में दिया है प्रोटॉन की संख्या समान, ऑप्शन सी में हमारा दिया है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या समान हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे इसके अलावा क्वेश्चन में ये आती है कि समस्थानिक और समभारिक क्या होता है। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि देखिए समस्थानिक पूछा तो यहाँ पे क्या है, स्थान है, मतलब इसमें क्या हो जाएगी कि परमाणु संख्या बराबर हो जाएगी। समस्थानिक में परमाणु संख्या, जब आइसोटॉप्स के बारे में पूछे तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और पूछे कि समभारिक मतलब भार शब्द है ना, समभारिक मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, तो उसको हम यहाँ पे समभारिक कहते हैं हम। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गई। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए औसत आयु, अर्धायु, आवर्तकाल, या तो फिर अपक्षय नियतांक, डी के यहाँ पे कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब कोई भी मान लीजिए कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो अपने प्रारंभिक मान के आधे हो जाते हैं तो उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, एवरेज यहाँ पे हाफ लाइफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है।
आप लोग जल्दी से बताएं ये इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है और इंद्रधनुष होता क्या है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है कि डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण के कारण ये क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। जैसे कि मान लीजिए देखिए इंद्रधनुष कब बनता है, तो जब मान लीजिए बारिश के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें होती है ना, वो यहाँ पे बादलों पे अटक जाती है और उसके बाद क्या होता है हमारा, उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है। अब मान लीजिए सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ी, अब ये जो छोटी छोटी बूंद है वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रत्येक छोटी छोटी जो बूंद है वो यहाँ पे किसके तरह का व्यवहार करता है, तो प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। और प्रिज्म से होकर जब यहाँ पे कोई लाइट गुजरता है तो वो हमारा क्या देखता है, वहाँ पे 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, जो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण के कारण हो गया। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीडबर्ग नियतांक आर एवं प्रकाश की चाल सी हो तो आरसी का मात्रक क्या होगा। सबसे पहले आपको अगर रीडबर्ग नियतांक का मालूम है और सी प्रकाश की चाल, तो आप इसका आरसी का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। रीडबर्ग कांस्टेंट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पर मीटर होता है, और प्रकाश की चाल का क्या होता है, तो चाल क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसमें आरसी, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पर मीटर ये मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, पर सेकेंड बच जाएगा। पर सेकेंड किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, पर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगी। और देखिए इसके लिए ना हम अगर आपको ये अगर आपको देखना है कि यूनिट और डायमेंशन, ये तो आपको याद करके ही जाना है, क्योंकि इससे भी कई सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, जिसमें बहुत सारे यूनिट्स और डायमेंशन का यहाँ पे फॉर्मूला बताया है। तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, अगर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर देखिए, यही दी कोई धातु अनावेशित हो तो इसका मतलब क्या हो गया। जब देखिए कोई भी बॉडी को हम न्यूट्रल कब कहेंगे, न्यूट्रल मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए किसी को हम कहते हैं क्या, ये ऋणावेशित है या धनावेशित है, या तो फिर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम कब कहते हैं। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हम कहते हैं ऋणावेशित है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है, और उसमें डिफिशियंसी किसकी है, तो प्रोटॉन की डिफिशियंसी है। धनावेशित है, इसका मतलब क्या है कि इसमें डिफिशियंसी किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे ऋणावेशित और धनावेशित। और अनावेशित कब कहते हैं, जब दोनों समान हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर रहती है तो उस वस्तु को हम अनावेशित कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए रेटिना जो है उस पर किसी भी वस्तु, जैसे हम देखते हैं अपने आंख से, तो रेटिना पे जो वो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो बनता है सबसे पहले तो वास्तविक बनता है, अगर इमेजिनरी बनेगा तो हम फिर तो यहाँ पे देख ही नहीं पाएंगे। तो वास्तविक तो बनता है, इतना तो श्योर है। और कैसा बनता है, तो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड वहाँ पे इमेज बनती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें दिया हुआ है नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस, व्हिच पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नाभिक में कौन कौन से है, तो आपको मालूम होगा ये नाभिक है। सबसे पहले देखिए एक कोई परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, कोई भी एटम है उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। फिर नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित रहते हैं, तो एक हमारा उसमें रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित रहते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ये हमारा हो गया। और इसके अलावा आप लोगों को याद ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, प्रोटॉन का खोज कौन किए थे, और न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किए थे, याद रख लीजिए जे थॉमसन। फिर प्रोटॉन का खोज कौन किए थे, तो यहाँ पे गोल्डस्टीन हो गया। फिर न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे, तो जेम्स चैडविक किए थे। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जे थॉमसन, प्रोटॉन का यहाँ पे कौन सा हो गया, तो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन हो गया, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक हो गया। अब आइए यहाँ पे हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी जो होता है वो ताप बढ़ने से क्या होता है, किसमें, तो सेमीकंडक्टर में।
और इसके अलावा आप ये बताइए कि कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उसका स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी जो होगा वो घटेगा या तो फिर बढ़ेगा। तो जब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ेगा। और सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो ये रेसिस्टिविटी नेचर होगा वो घटेगा, यानी वो डिक्रीज करता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। पी टाइप देखिए, सेमी कंडक्टर जो होता है एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप होता है। पी टाइप में जो कंडक्टिविटी होता है वो किसके कारण होता है, तो होल्स के कारण होता है। और एन टाइप जो कंडक्टिविटी होता है वो किसके कारण, तो इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों में प्रेजेंट रहता है। अगर बात करें हम पी टाइप की, तो पी टाइप में जो मुख्य धारा वाहक होते हैं उसमें छिद्र होता है, होल्स होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है। तो इसमें हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा रहता है कि मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा, होल्स हो जाता है। और यहीं से अगर आपको पूछे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाता है इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब माइनॉरिटी की बात करेगा तो एन टाइप में हो जाएगा यहाँ पे होल्स और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता दैट मीन्स रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, नील्स बोर, यहाँ पे रोएटजन, मैडम क्यूरी या हेनरी बेकरल। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि खोज किसने की थी। खोज वो जो किए थे वो हेनरी बेकरल किए थे, हेनरी बेकरल किए थे। और इन्हीं को ये जो फादर ऑफ जो यहाँ पे रेडियो धर्मिता कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी, वो किसको कहा जाता है, तो हेनरी बेकरल को भी कहा जाता है। और इसका जो एसआई यूनिट भी होता है वो हेनरी बेकरल होता है, केवल BQ होता है, इसका एसआई यूनिट होता है। अब देखिए जो बेकरल थे वो यहाँ पे डिस्कवर किए थे रेडियो एक्टिविटी की, तो इनको भी क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। और मैडम मैरी क्यूरी जी थी, वो क्या किए कि ये जो यहाँ पे खोज किए थे रेडियो एक्टिविटी की, कौन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे डी, हेनरी बेकरल, उसी को जो यहाँ पे स्टडी था उसको और डीप में स्टडी किए कौन, तो यहाँ पे मैरी क्यूरी। तो दोनों को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था। और यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है खोज पूछा है तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी बेकरल हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक में प्रक्लित अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। जैसे देखिए कि कैलकुलेटेड इम्प्योरिटी मिक्सड इन सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड। इसका कहने का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या है कि ये कंडक्टिविटी नहीं आ पा रहा है, तो उसमें हम ऐसा कौन सा चीज़ मिलाएंगे जिसमें उसमें क्या होगा कि वो उससे हमें कंडक्टिविटी आ जाए, तो वो हमें इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग के कारण क्या होता है कि अर्धचालक में कंडक्टिविटी आ जाती है। तो अर्धचालक में परिकृत अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कण अस्थायी होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल कौन सा कण होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या तो फिर अल्फा पार्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन जो होता है, ये जो न्यूट्रॉन होता है ये हमारा अनस्टेबल होता है और अस्थायी पार्टिकल्स होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर है, कैथोड किरणें समूह है, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ बीटा रेज। बीटा यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा किरणें हो जाएगी, जो कि यहाँ पे कैथोड रेज है ना। तो कैथोड रेज जो होता है इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे हम ये जो इलेक्ट्रॉन बीम एक तरह से लेके चलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है लेंज लॉ, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। लेंज का जो नियम रहता है वो किससे है, तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश तरंगों के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच का कोण कितना होगा। दैट मीन्स ये हो गया कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव एंगल बिटवीन पैलेस ऑफ ऑसिलेशन एंड पोलराइजेशन।
ऑसिलेशन यानी ये जो पोलराइज कर रहा है और ऑसिलेट जो कर रहा है इसके बीच का आपको एंगल बताना है, तो वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा कि 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र है जिसमें क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वो 10 वोल्ट का है। सबसे पहले हम एक संधारित्र लिए, उसका जो यहाँ पे कैपेसिटी हो 50 माइक्रोफेराड और उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। अब पूछा है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। हाफ सी वी, सी यहाँ पे दिया है 50 माइक्रोफेराड और भी यहाँ पे 10 दिया है। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेगा तो वहाँ से इसका आंसर आ जाएगा और फाइनली 18 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। जब देखिए यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है वो किसके कारण होता है, तो डिफ्रैक्शन के कारण होता है, विवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देख लेते हैं। इसमें है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। एनर्जी ऑफ इमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि बात करें यहाँ पे hc/λ, hc/λ क्या होता है, तो एनर्जी होता है। अब यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट, c लाइट ऑफ स्पीड और यहाँ पे d हम ये लैम्डा जो हमारा ये वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे लैम्डा पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, ये यदि 64 समान आकार के 64 बूंदे हैं जिसमें सभी का जो धारिता वो 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले बूंद क्या होती है, गोलाकार होती है। गोलाकार है तो इसका जो ये जो इसका जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। अब ये यहाँ पे बड़ा वाला ले लीजिए और ये यहाँ पे एक छोटा वाला ले लीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, वहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। और जो आपका आंसर आ जाएगा वो ये देखिए वहाँ पे आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब देखिए 20 माइक्रोफैराड कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको बताइए 64 है, यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड है। अब क्या हमारा 4/3 πr³ था ना, πr³ था। अब r³ यहाँ पे देखिए 4 का यदि क्यू करते हैं तो 64 आ जाता है, तो 4 गुने 5 कर देंगे यानी 5 के 20 हो गया। तो इस तरह से भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब यहाँ पे आइए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कर्ड लाइट। देखिए आप लोग देखते होंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही क्या होता है कि खतरे का जो निशान होता है वो लाल रंग का होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कम विक्षेपित होता है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए मान लीजिए कि जैसे ये हमारा होता है बिब, हमारा ये ग्योर हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड, आर हमारा हो गया। अब देखिए जब इससे इस साइड जाइएगा तो इंटेंसिटी ऑफ जो स्कर्ट लाइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। मतलब ये सबसे ज़्यादा स्कर्ट करेगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा विक्षेपित यहाँ पे करता है, यानी ये क्या होता है सबसे ज़्यादा स्कर्ट होता है, यानी प्रकीर्णित होता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इसका आपको हम ग्राफ बना के बता दें तो इस टाइप से इसका कोई ग्राफ बनेगा, जहाँ पे ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो गया ये इधर तो लैम्डा हो गया। लैम्डा क्या होता है, तो इसका रिलेशन हो जाता है, और इधर परसेंटेज ऑफ स्कैटरिंग लाइट। तो यहाँ पे ब्लू लाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, स्कर्ट होता है, और रेड जो होता है यहाँ पे सबसे कम होता है, वो यहाँ पे देख रहेंगे हम। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, तो आई यानी इंटेंसिटी जो होता है इसका वो डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4 हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है, कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी।
समांतर सतह यानी पैरेलल साइडेड ग्लास है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आप लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर याद करना है तो इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा कि वान डी ग्राफ जनरेटर का सचित्र वर्णन करें या तो फिर उसका ये वर्किंग प्रोसेस बताया। ये क्या करता है, हमें हाई पोटेंशियल देता है, उच्च विद्युत विभव प्रदान करता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, हाई पोटेंशियल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, इसमें दिया है सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट है उस टाइम इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो हमारा हो जाता है 1 प्लस, ये हमारा 1 प्लस उसके बाद क्या हो जाता है D/F हो जाता है, जहाँ पे ये जो D है ये हमारा क्या है लीस्ट डिस्टेंस है और ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसमें देखिए फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस पूछा है, आई और यहाँ पे क्या है लेंस है, इसके बीच का जो दूरी क्या होता है 2 सेंटीमीटर का होता है और तो 2 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। और यहीं पे एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य मनुष्य के लिए कि नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे आई लेंस का डिस्टेंस पूछा है ये 2 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 5 ओम प्रतिरोध का एक तार जिसमें 7 वोल्ट और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा हीट आपको निकालना है, जिसमें क्या है कि इसका रेसिस्टेंस 5 ओम है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस वो 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे निकालना है कि इसमें कितना हीट एनर्जी एसोसिएट होगा या तो फिर यहाँ पे बनेगा। तो H बराबर यहाँ पे हीट बराबर आप निकाल सकते हैं, H बराबर क्या होता है I²RT होता है, I²RT इस फॉर्मूला पे आप निकाल लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगी, 28 कैलोरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है। अभी देखिए जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे ये इसमें कुछ पॉइंट भी बताए हैं, तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको जितना भी पॉइंट बताया है सभी को याद रखना है। और एग्जाम में आपको किस तरह से बनाना है वो बताते हैं। एग्जाम में सबसे पहले आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जितना ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद जिसमें आप 100% श्योर हो, यानी 100% आप श्योर है कि इसका आंसर ये है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, उसका आंसर आप लोग ओएमआर शीट में रंग लीजिए। उसके बाद जिसमें डॉट है उसको आप सॉल्व करते रहिए। इस तरह से आप आसानी से 35 आउट ऑफ 35 यानी 100 आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको दिया रहेगा इस तरह से बनाते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे अभी हम जितना भी आपको क्वेश्चन तो बता रहे हैं उसके साथ उसके अलावा जो पॉइंट्स बता रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में रख के जाना है। आइए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस पूछा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है 2n पाई हो जाता है। क्या हो जाता है 2n पाई हो जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो 28 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तो हम देख लिए, अब यहीं पे अगर से पूछ दे कि कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमें फेज डिफरेंस बताइए, फेज डिफरेंस बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा 2n+1 पाई हो जाएगा, 2n+1 पाई। जब डिस्ट्रक्टिव पूछेगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा और कंस्ट्रक्टिव पूछेगा तो 2n पाई हो जाएगा। ये हमारा हो गया फेज डिफरेंस हो गया। और यहीं पे आपसे 2 और क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा बनता है, तो पाथ डिफरेंस का बनता है। पाथ डिफरेंस का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए पहले हम बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है जिसको हम यहाँ पे डेल्टा एक्स, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस n लेमडा हो जाता है। ये आप समझ गए किसके लिए, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, तो n प्लस यहाँ पे 1/2 और ये हमारा हो गया
लेमडा हो गया। ये पाथ डिफरेंस हो गया और अभी जस्ट आपको हम यहाँ पे फेज डिफरेंस बताए हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक पथ बराबर ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ जो होता है वो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर, इसमें दिया है प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होती है। अब प्लांक कांस्टेंट जो होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, इसके साथ इसका यूनिट भी आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा। प्लांक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन हो जाता है ml² t-1 हो जाता है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। और कभी कभी आपसे इसका वैल्यू भी पूछ सकता है, वो रेयरली पूछता है। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 34, यहाँ पे 34। तो मीटर स्क्वायर पर के यहाँ ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर यहाँ पे केजी सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यहाँ पे ये याद कर सकते हैं। डायमेंशन हो गया ml² t-2। और 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वो ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको हम कहते हैं। देखिए सौर ऊर्जा को क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो ये हमारा हो गया सोलर सेल हो गया। सोलर सेल किस ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, या तो फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो डायनमो का आप लोग बताइए कि डायनमो क्या करता है। आप लोग देखे होंगे कि डायनमो क्या करता है, या तो फिर मोटर आप देखे होंगे तो मोटर क्या करता है, मोटर का कार्य क्या है, फिर डायनमो का कार्य क्या है, ये सब आप बताइए। तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, डायनमो करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इस तरह से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर, यदि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई a तथा बिंब की ऊंचाई b हो तो आवर्धन बराबर, आवर्धन मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो बिंब की ऊंचाई, ये आप लोग 10th में भी पढ़ेंगे, बिंब की ऊंचाई बटे यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे आवर्धन क्षमता पूछा है ना, तो आवर्धन क्षमता बराबर यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ये आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे यहाँ पे बिंब की ऊंचाई, इसको हम कहते हैं m यानी मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब a है, बिंब b है, तो a/b इसका राइट आंसर हो जाएगा a/b, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे पहले आपको जानना ये है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है एच म्यू होता है, एच म्यू यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए सी बराबर क्या होता है, सी बराबर यहाँ पे लेमडा इंटू यहाँ पे क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है। और आप यहाँ से अगर म्यू निकालिएगा तो म्यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी बाय लेमडा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से आप इस रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं, ये रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी पूछा था ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो लेमडा का प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगी, आप यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति के द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है 34 नंबर में, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए उसकी नली की जो लंबाई है वो अगर हम बढ़ा देते हैं तब उसका मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हमारा डिक्रीज करता है, वो हमारा घटने लगता है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी, घटने लगता है। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 6 गुणांक की ऐसा इकाई क्या होती है। डी के कॉफिशिएंट जो होता है उसकी ऐसा इकाई क्या होती है, वो प्रति सेकेंड हो जाती है। डी के कॉफिशिएंट की ऐसा इकाई प्रति सेकेंड हो जाती है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ये देखिए कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, एनर्जी की होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगी। अब यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1
तथा निर्गत कोण I2 है तो किरण में न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति क्या होगा। मिनिमम डेविएशन पूछा है कि कब होगा वो, तो मिनिमम डेविएशन तब होगा जब I1 बराबर क्या रहता है, I2 रहता है। तो ये इस कंडीशन में मिनिमम डेविएशन होता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी न्यूक्लियन में नाभिकीय आवेश समान हो लेकिन उसके नाभिकीय द्रव्यमान भिन्न हो तो कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम है, बट यहाँ पे डिफर कहाँ है, तो न्यूक्लियर मास में डिफर है। तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समस्थानिक हो जाएगा, आइसोटॉप्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे और अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इसी तरह के और भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पे आप 39 नंबर का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है, बीटा किरण होता है, बीटा रेज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है। 1 किलो वाट, 1 किलो में कितना 1000 वाट इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आवर, 1 घंटा में कितना सेकेंड 36 सेकेंड। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्ग होगा। अब देखिए फाइनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, वेव फ्रंट है। अब देखिए ये जितना भी अभी हम क्वेश्चन बताइए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे मिल सकता है, इनडायरेक्ट तो मिलेगा ही, ये इतना तो श्योर ही है। अब बताइए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि वेव फ्रंट है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग पानी देखे होंगे, कभी नदी देखे होंगे, उसमें अगर एक पत्थर फेंकते हैं तो वो किस तरह से रहता है, इस तरह से आप लोग देखते होंगे कि एक सर्किल बन के फिर सर्किल बन के इस तरह से जाता है। तो वही हमारा हो गया कि एक पॉइंट सोर्स के कारण वेव फ्रंट किस प्रकार बनता है, तो वो स्फेरिकल बनता है, गोलाकार बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 42 नंबर है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे 47 मतलब ये एजी है हमारा, सोना हो गया इसका 47 और यहाँ पे कई बार आपको यहाँ पे 108 दे देगा या तो फिर यहाँ पे 108 देगा, दोनों सेम ही है। अब बताइए इसमें क्या होता है, 108 क्या है और 47 क्या है। तो 47 हमारा एटॉमिक नंबर है और 108 क्या है, एटॉमिक मास है, या तो फिर इसको मास नंबर कहते हैं। ये हमारा एटॉमिक मास हो गया और ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो न्यूट्रॉन निकालना है ना। तो न्यूट्रॉन बराबर हमारा क्या होता है, तो मास माइनस हमारा हो जाता है एटॉमिक नंबर। तो 108 माइनस 47 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 और ये हमारा 6 यानी 61 आ जाएगा। 61 ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब इसी में पूछे कि आपको इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या, तो 47 ही इसका राइट आंसर हो जाता जब प्रोटॉन की संख्या पूछता है तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 43 नंबर, इसमें दिया है विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है। पाथ डिफरेंस पूछ रहा है। अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले ही बताया, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों बताए हैं। तो आप जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसके लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा। जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया पाथ डिफरेंस बताना है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, n+1/2 लेमडा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो ये दिया ही नहीं है। अब देखिए इसको ठीक से देखिए, ये इसको आप यहाँ ये 2 आ जाएगा और ये तो हमारा क्या हो जाएगा 2n+1 ये लेमडा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और वो किसके बराबर होता है, तो 2.42 के बराबर होता है। अब देखिए हीरा इतना चमकता क्यों है, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब ये होता है कि वो उसमें अगर मान लीजिए कोई भी लाइट एंटर करती है तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सबसे छोटा क्रिटिकल एंगल हीरा के अंदर बहुत ही स्मॉल होता है, जिसके कारण अगर उसमें कोई लाइट इंसिडेंट करता है ना
तो वो सेम यानी टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है और टोटली वो हीरा रिफ्लेक्ट कर देता है डायमंड, जिसके कारण हीरा क्या होता है सबसे ज़्यादा चमकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखिए, एक उत्तल लेंस जिसका यहाँ पे क्या है म्यू, म्यू मतलब क्या हो गया अपवर्तनांक है 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है, तब व्यवहार किस तरह से करेगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस का है 1.5 और पानी का कम है, मतलब क्या कि उत्तल लेंस का ज़्यादा है और पानी का कम 1.33 है, तो ये क्या करेगा अपना जो गुण है वो चेंज नहीं, मतलब ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और कभी कभी आपको उत्तल लेंस न देकर अभिसारी लेंस लिख रहेगा, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस लिखा है ना, कभी कभी आपको उत्तल लेंस न लिखा अभिसारी लेंस लिखा रहेगा, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, अभिसारी लेंस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए कि जब मान लीजिए कि जब यहाँ पे उसका पानी का जैसे यहाँ पे कम हो जाएगा, ये उत्तल लेंस का कम और पानी का ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो आप हमें बताइए जल्दी से कमेंट करके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, परमाणु का आकार होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसका साइज क्या होता है, तो वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर के आसपास हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, इसमें दिया हुआ है दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है, दोनों को संपर्कित करके यानी दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाता है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन बना उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप इस तरह का प्रकार से निकाल सकते हैं, P इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा P1 + P2 हो जाएगा। अब ये क्या है प्लस यहाँ पे माइनस, तो हमारा क्या बचेगा ये -10 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -10 डायोप्टर ही ना होगा। अब -10 डायोप्टर है, अब ये हमारा मीटर सेंटीमीटर में है ना, अब ये हम इसको मीटर में बदलना, तो इसमें क्या करिए कि 10 सेंटीमीटर से आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आपका फोकल लेंथ आ जाएगा और जो आएगा -10 सेंटीमीटर आएगा। अब 10 से डिवाइड क्यों क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सारा सेंटीमीटर दिया है इसलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी। अब यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हुआ है भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो संवेग होगा। यहाँ से आपको पूछा है कि मोमेंटम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है h/c², h/c यहाँ पे μ/c या तो फिर h/c दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक फोटोन है, फोटोन के साथ यहाँ पे मोमेंटम है और प्रकाश की चाल c है, तो इस कंडीशन में आप बताएं कि उसका मोमेंटम क्या होगा, तो वो हमारा हो जाता है h/c हो जाता है। h प्लैंक कांस्टेंट, ये म्यू और यहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड हमारा हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया हो रेडियो एक्टिव परमाणु में कौन सा संबंध सही है, और यहाँ पे अर्ध आयु बराबर पूछा है। तो सबसे पहले एवरेज लाइफ क्या होता है, एवरेज लाइफ 1/λ हो जाता है, ये हमारा ए भी हो गया एवरेज लाइफ। और औसत अर्ध आयु बराबर क्या होता है, तो अर्ध आयु बराबर हमारा होता है यानी हाफ लाइफ है, T1/2 इसको हम डिनोट करते हैं, T1/2 क्या हो जाता है हमारा, तो ये 0.6931/λ हो जाता है। अब अर्ध आयु क्या होता है 1/λ, तो ये हमारा हो गया 0.693 इंटू अर्ध आयु जो होता है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट रिलेशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, स्टेनलेस स्टील या अल्निको। तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनाया जाता है वो किससे बनाया, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। अब सॉफ्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसमें जो हीट एनर्जी का जो क्षय होता है वो कम होता है, जिसके कारण ये इसका सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए ट्रांसफार्मर की बात आई तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर का जो टाइप होता है वो एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। अब इस दोनों में आपको पॉइंट ये याद रखना है कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो इसमें जो प्राइमरी कॉइल की जो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल होगा वो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा होगा। किसमें, स्टेप अप में, जब स्टेप अप हो। और स्टेप डाउन में क्या होगा कि नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लेसर देन टू नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये पॉइंट आपको याद रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 51 नंबर, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति हुआ है जिसपे
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए में है फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की चाल मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर न्यूनतम होती है। इनमें से कोई नहीं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं आइए आपको हम बताते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारा ये होता है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दैट विल प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम उसे कहते हैं जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब ये इफेक्ट कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई मेटल है, इस मेटल पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। अब इससे जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे सतह पे आ गया, तो जितना एनर्जी इसको हमें लगा, जितना फ्रीक्वेंसी लगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसके सरफेस पे लाने के लिए, उसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। तो इससे क्या हुआ कि केवल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इमिट हुआ, केवल फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। अब यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। अब डायोप्टर में यहाँ पे सेंटीमीटर है और डायोप्टर मीटर में इसको काउंट करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को आप यहाँ पे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 50 कर दीजिए, ये आ गया 2 डायोप्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अब चारों यहाँ पे ऑप्शन है, यूनिट एंड जो डायमेंशन होता है, इससे आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन रहेगा ही, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए कि वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स, विभव, धारिता या तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आप देखिए ऑप्शन से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है इसकी यहाँ पे यूनिट क्या होते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो यूनिट होती है वो क्या होता है हमारा, न्यूटन पर कूलम हो जाता है। तो ये तो है ही नहीं, न्यूटन पर कूलम, या तो फिर इसको हम वोल्ट पर यहाँ पे वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, तो ये नहीं हुआ। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, तो फेराड, आपको जस्ट कुछ देर पहले पढ़ाए हैं, कैपेसिटेंस फेराड, ये हमारा फेराड। विभव, पोटेंशियल डिफरेंस किससे, वोल्ट से, तो ये हमारा वोल्ट हो गया। तो देखिए इस, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यहाँ पे यूनिट होता है वो वोल्ट मीटर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर, जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है। और इसके अलावा इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम वेबर कहते हैं, जिसको हम वेबर कहते हैं, और दूसरा यूनिट वोल्ट इंटू मीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 54 नंबर, गामा तरंग दर वाले फोटोन की ऊर्जा। अब फोटोन्स का एनर्जी आपको बताना है, तो एनर्जी बराबर आपको बताया ई बराबर क्या होता है, hc/λ होता है। तो hc/λ किस ऑप्शन में, तो hc/λ ऑप्शन ए में ही है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 54 का राइट आंसर hc/λ ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मूल गेट है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो गेट है इससे 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य आएगा, और आपको ये इजी टॉपिक है और इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। आइए यहाँ पे आपको हम अच्छे से इसको याद करवा देते हैं। बेसिक गेट यानी मूल गेट कौन कौन सा आता है, तो एंड और नोट गेट। एंड और नोट गेट हमारा क्या हो गया, बेसिक गेट हो गया। तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी से हो जाएगी। अब इसके अलावा आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि इसका सिंबल बताइए, एंड गेट का सिंबल, और गेट का सिंबल, नॉट गेट का सिंबल बताइए। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका बूलियन व्यंजक बताइए। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, जैसे नॉट गेट का मान लेते हैं एक्स बराबर क्या होता है, ए के पावर रेकरिंग हो जाता है। फिर और गेट का आपसे पूछेगा ए डॉट बी, फिर एंड गेट का पूछेगा ए प्लस बी। इस तरह से इसका बूलियन व्यंजक पूछेगा। तो आप लोग इसको एक बार जरूर रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही। तो ये मूल गेट हमारा एंड और नोट गेट हो गया। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल गेट किसे कहते हैं, सार्वभौमिक गेट किसे कहते हैं, तो वो हमें एंड और नोर गेट को सार्वभौमिक गेट कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब यहाँ पे यूनिवर्सल गेट रहेगा तब बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक गेट पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा का व्यंजक, यहाँ पे I बराबर दिया है 10 साई 200 पाई टी। प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति डेट मीन्स फ्रीक्वेंसी निकालना है।
तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है वो यहाँ पे आप निकालिए। तो फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा बराबर हमारा होता है 2 पाई एफ हो गया। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी बराबर ओमेगा बटे 2 पाई हो गया। अब ओमेगा हमें यहाँ पे दिया है 200 पाई दिया है, यहाँ पे 200 पाई यहाँ पे दिया हुआ है ना, 200 पाई दिया है। और यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई हमारा हो गया, 2 पाई से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा पाई से पाई कैंसिल और 2 से यानी 100 हर्ट्ज आएगा। और यहाँ पे आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी उसको हम किस में डिनोट करते हैं, तो हर्ट्ज में। तो इसका राइट आंसर 100 हर्ट्ज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 57 नंबर इसमें दिया है, फोरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम होती है। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फोरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई। अब जैसे कोई कंडक्टर है तो उसके मान लीजिए यहाँ पे ये कंडक्टर, इसके बीच का जो यहाँ पे चौड़ाई होता है वो मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो मेटल में जो ये डिस्टेंस होता है फोरबिडन, इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, इसको एनर्जी गैप कहते हैं। तो मेटल में एनर्जी गैप कहता है 10⁻�0 होता है, नॉन मेटल में क्या होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे नॉन मेटल में बहुत ज़्यादा होता है, और सेमी कंडक्टर में क्या होता है थोड़ा सा कम होता है, जिसके कारण उसमें कुछ कंडक्टिविटी रहता है। और नॉन मेटल में तो ये गैप बहुत ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उसमें यानी इलेक्ट्रिक का प्रवाह नहीं होता, या तो फिर हीट का भी। तो ये सबसे अधिकतम चौड़ाई किस में होती है, तो अचालक में होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी, ऑप्शन सी। अब 58 नंबर देखिए, इसमें दिया आवेश के आयतन घनत्व का मात्रा क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको हम यहाँ पे रो से डिनोट करते हैं। और सिग्मा से हम किसको डिनोट करते हैं, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को सिग्मा से और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को रो से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों का यूनिट आपको बताते हैं। आइए, जब वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कूलम पर मीटर की हो जाएगा, और सरफेस डेंसिटी यानी सिग्मा की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वार एक सार्वभौमिक द्वार है। जस्ट अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया 2-4 क्वेश्चन पीछे कि यूनिवर्सल गेट किसको हम कहते हैं, तो नंड और नॉर गेट को कहते हैं। नंड और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 60 नंबर, कार्बन कलर कोड का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरा रंग का मान। ये जो कार्बन कलर कोड है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। आपको सबसे सिंपल से याद करने के लिए एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये हमारा हो गया बीबी रॉय यहाँ पे, और फिर ऑफ इस तरह से होता है ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो बी से हमारा क्या हो गया, ब्लैक हो गया, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज और डब्ल्यू से येलो। इसको हम काउंट इस तरह से, ये हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3 और फिर ये हमारा 4। तो हमें पूछा कौन सा है, तो हरा पूछा है ना। तो हरे रंग का मान आइए यहाँ पे बताते हैं। ये हमारा हो गया बीबी, आर वाई हो गया बीबी रॉय, वाज यहाँ पे ग्रेट, ये हमारा हो गया ग्रेट। और देखिए जी से हमारा ग्रीन हो गया, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5 हो गया। तो ग्रीन रंग का जो मान होता है वो 5 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ 61 नंबर इसमें दिया है, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अध्यारोपण की प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, मॉड्यूलेशन हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पे सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य होता है और सबसे ज़्यादा किसका हो, तो वो आप बताइए। सबसे कम जो होता है वो गामा किरण का होता है, यानी गामा रे जो होता है। सबसे इसका जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है और सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसका होता है, तो गामा किरण का होता है। देखिए इसका क्या है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, जिसके कारण इसके पास जो वेधन क्षमता होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा किरण और हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर गामा किरण के पास होती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, एक संस्था में स्थापित आंतरिक नेटवर्क को कहा जाता है। आंतरिक नेटवर्क को हम लैन कहते हैं, LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। अब यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन दिया है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है ये पूछा है ना। ऑप्शन ए में अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है बायफोकल लेंस और डी में है कोई नहीं। आइए आपको हम बताते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है, फिर जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष जैसे नाम यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है ना, सेम इसका अपोजिट हो जाता है। डेट मीन्स ये हुआ कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की जो वस्तु है ये साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। तो इसको हम किससे ठीक करते हैं, तो अवतल लेंस लगा के ठीक करते हैं। निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस हो गया। अब यहाँ पे दूर दृष्टि दोष देख लीजिए। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। अब इसको दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष में हम बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु भी साफ साफ दिखाई नहीं देती है और निकट की वस्तु भी नहीं दिखा देती है। तो ये तीनों टाइप हो गया। तीनों को आप लोग याद कर लीजिए कि जब निकट दृष्टि दोष रहेगा तब कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, दूर दृष्टि दोष रहेगा तब कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। अब 65 नंबर क्वेश्चन दिया है स्काई वेब संचार आधारित है। स्काई वेब कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये किस पे है, तो रिफ्लेक्शन बाय आयोनोस्फीयर यानी आयन मंडल द्वारा परावर्तन पे ये आधारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन, यदि टीवी टेलीकास्ट द्वारा परिवर्तित किए जाने वाला क्षेत्र दुगुना हो जाता है तो ट्रांसमिटिंग एंटीना यानी टीवी पावर की ऊंचाई करना होगा। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जैसे डी, ये जो पृथ्वी होता है इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, 2RH होता है। 2RH जहाँ पे R रेडियस, H यहाँ पे हाइट हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पे H एंटीना का हाइट हो गया। अब हमें क्या करना है कि टीवी टेलीकास्ट द्वारा क्षेत्र को दोगुना कर दिया जाता है। अब क्षेत्र को यहाँ पे क्या करा, दोगुना करा, तो इसको स्क्वायर करिए। तो ये अगर इसको स्क्वायर आप करिएगा तो डी स्क्वायर बराबर हमारा जगह 2RH हो जाएगा। 2RH हो गया। अब देखिए हमें क्षेत्र को दोगुना करना है और पूछा क्या है कि हाइट क्या होगा, तो हाइट क्या है हमारा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही नहीं है हाइट, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विचलन, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर, नंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा। इससे पहले आपको हम सारा चीज़ बता दिए हैं कि आपको कौन कौन सा याद करना है, सिंबल आपको याद कर लेना है, उसका बूलियन व्यंजक याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही, डेफिनेटली ये क्वेश्चन रहेगा ही। आइए नंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो नंड गेट का बूलियन व्यंजक जो आपका हो जाता है वो हमारा यहाँ पे 68 का हो जाता है, A.B बराबर Y हो जाएगा और इस पे रेकरिंग हो जाएगा। A.B बराबर Y हो जाएगा, इस पे रेकरिंग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है म्यू इजकल टू 10IP हो जाता है, 10IP हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में दिया है, यहाँ पे सिंबल दिया है, अब बताइए कौन सा गेट है। ये सिंबल तो दे दिया है, अब इसका सिंबल दिया है, अब इसका बताइए कौन सा गेट है। तो ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। एंड गेट का सिंबल, नंड गेट का सिंबल, ये अगर मान लीजिए कि यहीं से अगर आपको नंड गेट का सिंबल पूछता तो सेम इसी तरह का होता है, केवल वहाँ पे एक इस प्रकार से जुड़ जाता है। ये हमारा हो गया नंड गेट हो गया और ये हमारा एंड गेट हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें 70 का सही सही आंसर देख लिया है। और ये जो जितना भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितना भी क्वेश्चन सबको आप अच्छे से देख के एक बार एग्जाम जब तक एक बार ज़रूर इसको देखिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। उसके लिए उसके अलावा यहाँ पे कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और इसको खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।